नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी तक ख़त्म कर लिया था। अब इस क्लास में हम लोग मोहनजोदारो प्लान्ड अर्बन सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सबसे बढ़िया यूनिक फीचर जो था वो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो थे डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स। हमारे यहाँ अर्बन सेंटर्स मिले हैं दोस्तों। मोहनजोदारो उनमें से एक था। इसमें क्या क्या मिला है? मोहनजोदारो जो है वो एक बहुत ही वेल नोन साइट है, आपने सुना भी होगा, एक मूवी भी बनी है मोहनजोदारो। वैसे तो फर्स्ट साइट जो थी वो हड़प्पा डिस्कवर की गई थी, लेकिन इसके कुछ रीज़न्स थे जो इसको नहीं एक बढ़िया सेंटर माना गया। कुछ रीज़न्स थे क्योंकि ना जब ये हड़प्पा मिला, जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये हड़प्पा मिला तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसको एक तरह से बेकार कर दिया गया था ब्रिक रॉबर्स द्वारा। पीछे एक छोटे से ब्लू बॉक्स में दिया भी हुआ है कि जो ब्रिक रॉबर्स थे उन्होंने इसको पूरा बर्बाद कर दिया था। इसमें से ईंटें निकाल निकाल के इसके जितनी भी एविडेंस है सब कुछ हटा दिए थे। अच्छा, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? जो सेटलमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक सिटाडेल, एक लोअर टाउन। सिटाडेल मतलब जो था वो एक स्मॉलर पार्ट था पर ऊंचा था, मतलब छोटा पर ऊंचा, ठीक। और ये जो लोअर टाउन है ये बड़ा था लेकिन नीचा था। ये बड़े एरिया में है लेकिन इसके मुकाबले नीचा है, नीचे एरिया पे बना था। सिटाडेल के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। सिटाडेल है, सिटाडेल में वो अपनी एक हाइट पे बनता था, ओज इट्स हाइट, मतलब एक हाइट पे बनता था, एक प्लेटफॉर्म पे बनता था जो कि सेपरेट करता था उसको लोअर टाउन से, ठीक है। उसके बाद उसमें जो कहते हैं बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स, मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिया गया था ऐसे करके क्यूबॉइड टाइप में। इसके ऊपर बिल्डिंग्स जो भी कंस्ट्रक्ट होनी थी वो होती थी, उसको सिटाडेल कहते थे, ठीक है। ये क्या कहते हैं, सिटाडेल जो थे वो वॉल्ड होता है, मतलब कि ये सिटाडेल है तो इसके चारों तरफ दीवार हुआ करती थी, होता है जैसे फोर्टिफाइड जैसे कहते हैं, तो वैसे ही इसके चारों तरफ वॉल हुआ करती थी जो दिखाती थी कि फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। इसको जिससे ही हमें पता लगता था कि ये फिजिकली सेपरेटेड था लोअर टाउन से। नेक्स्ट क्या है, लोअर टाउन। लोअर टाउन भी वॉल्ड होते थे, मतलब कुछ जगह पे हमें वॉल्ड मिले हैं, फोर्टिफाइड मिले हैं लोअर टाउन, कुछ जगह पे नहीं मिले हैं, तो इनका थोड़ा इधर उधर था। सेकंड क्या है, बिल्डिंग्स बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म और फाउंडेशन। या तो लोअर टाउन में किसी प्लेटफॉर्म पे बिल्डिंग्स बनती थी, या फिर ऐसी जैसे हमारे यहाँ नींव घेर देते हैं ज़मीन में, उस तरह से बनती थी। तो लोअर टाउन काफ़ी मिक्स टाइप का था। ये लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ज़्यादा मिली हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसी कैसी मिली है, क्या क्या मिला है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इसमें क्या क्या पता लगता है कि कैसे ये एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। आइए देखते हैं, जिसमें मोबिलाइजिंग ऑफ लेबर्स था। मतलब कि यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सा एक छोटा सा लाइन दी गई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लाइन है वो यहाँ से है, इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड that if one labor moved roughly a cubic meter or of earth daily just to put their foundation in the place, it would have required 4 million persons per day. इससे क्या पता लगता है कि कम से कम इतने बड़े मात्रा में जो लेबर थी, जो लोग थे, उसका यूज़ किया गया था। मोबिलाइजिंग ऑफ लेबर था यहाँ पे। सेकंड जो हमें देखने को मिल रहा है वो यूज़ ऑफ सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स। जहाँ यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनती थी उसमें या तो सन ड्राइड या फिर बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ होता था। और ये पूरी तरह प्लांट सेटलमेंट था। इसमें से ड्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर हमारा अच्छा था, पूरी तरह प्लांट सेटलमेंट था, कहीं भी दिक्कत नहीं होती। जैसे आजकल के हमारे यहाँ पे शहर साउथ सिटी या टाउन होते हैं, उस तरह की प्लांट सेटलमेंट था। नेक्स्ट क्या है, लेइंग आउट ड्रेन्स। ड्रेन कैसे बनी थी वहाँ पे, आइए जानते हैं। हड़प्पन सिटीज़ वॉज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान रखते हुए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। रोड और स्ट्रीट लेड आउट एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न, मतलब कुछ इस तरह का पैटर्न, ऐसे ऐसे, मतलब एक गली यहाँ से जा रही है, फिर इधर मुड़ जा रही है, फिर राइट एंगल ट्राइंगल टाइप, मतलब जैसे 90 डिग्री बनाती थी, 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करते थे। ग्रिड पैटर्न, समझ रहे हैं आप? ग्रिड पैटर्न जिस तरह आज की हमारी सिटीज़ में होता है, उस तरह से यहाँ पे स्ट्रीट्स और रोड्स बने होते हैं। स्ट्रीट एंड ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट। क्या पता लगता है इससे कि स्ट्रीट एंड ड्रेन्स, मतलब सड़क और नालियाँ और ये पानी जाने का सिस्टम पहले बनाया गया, बाद में वहाँ पे हाउसेस बिल्ड हुए। देख रहे हैं कितना प्लांट सिस्टम है, काफ़ी इजीली हम लोग इसको बहुत समझ सकते हैं, इतना एकदम अर्बन सेंटर्स की तरह
पूरा ही प्लांट सेटलमेंट है। एवरी हाउस नीड टू हैव वन वॉल अलॉन्ग अ स्ट्रीट इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लोड आउट इन स्ट्रीट ड्रेन। एक दीवार होनी ज़रूरी थी ताकि जो वेस्ट वाटर है वो फ्लो हो पाए। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से यहाँ पे जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज पैटर्न था, उसको किया गया। ये यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, अ ड्रेन इन मोहनजोदारो, नोटिस अ ह्यूज ओपनिंग ऑफ द ड्रेन। इसमें देखिए एक आदमी खड़ा है। इतनी बड़ी बड़ी ड्रेन्स थी ताकि पानी अच्छी तरह फ्लो हो पाए, कहीं इकट्ठा ना हो। और जो चीज़ मैं बता रहा था कि हड़प्पा क्यों नहीं लिया गया इस बढ़िया एक अर्बन सेंटर में, हालांकि ढूंढा तो पहले गया था यहाँ पे 1875 Alexander Cunningham, the first Director General of Archaeological Survey of India, often called the father of Indian archaeology, noted that the amount of brick taken from the ancient site was enough to lay bricks for about 100 miles of the railway. यहाँ पे ये हड़प्पा की बात की गई है, हड़प्पा की बात की गई है कि वहाँ से ब्रिक रॉबर्ट्स ने कितनी ज़्यादा ब्रिक्स निकाल ली थी। आप समझ रहे बात को। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। आइए पढ़ते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, घरेलू आर्किटेक्चर कैसा था। लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब जहाँ लोग रहते थे, कॉमन पीपल्स रहते थे, उनकी बिल्डिंग्स के बारे में हमें एग्जांपल देता है। आइए देखते हैं। सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड, जिनके उनके हाउस जो लोग थे उनके हाउस का एक सेंटर होता था कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब आंगन बरामदा टाइप, इस तरह का उनका सेंटर होता था। रूम्स ऑन ऑल साइड, चारों तरफ घर के, जैसे ये एक कोर्टयार्ड है, इसके चारों तरफ रूम होते थे ऑल साइड। प्राइवेसी कंसर्न्स क्या थे, अपना प्राइवेसी कंसर्न्स को भी ध्यान दिया गया था। जैसे आज लोग ध्यान देते हैं कि प्राइवेसी कंसर्न्स ठीक क्या थे। नो विंडोज़ ऑन ग्राउंड लेवल, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था उस पर कोई विंडो नहीं था जो एक तरह से डायरेक्ट व्यू दे अंदर का कोर्टयार्ड का, जहाँ पे लोग बैठे, जहाँ औरतें बैठी। देखिए कितना बढ़िया प्राइवेसी कंसर्न था। और एक चीज़, नो इंटीरियर व्यू लेवल फ्रॉम मेन एंट्रेंस, मतलब कि जैसे कोई मेन डोर है, मेन एंट्रेंस है, उससे अंदर का कोर्टयार्ड का डायरेक्ट व्यू आता ही नहीं था। कोई देख ही नहीं पाता था कि अंदर कोर्टयार्ड में कौन बैठा है, क्या है। हाउसेज हैव देयर ओन बाथरूम, ये नोट करने वाली बात है। लोग बाहर नहाने नहीं जाते थे, घर में उनके बाथरूम होते थे। ड्रेन्स कनेक्टेड विथ वॉल्स, जितनी भी ड्रेन्स थी घर की वो एक वॉल से कनेक्टेड होती थी। थ्रू स्ट्रीट ड्रेन्स, एक वॉल से कनेक्टेड होकर फिर स्ट्रीट की ड्रेन से कनेक्ट होती थी। रिमेन्स ऑफ स्टेयर केस, मतलब सीढ़ियों के स्टेयर केस मिले हैं, जिससे पता लगता है कि 2 स्टोरी बिल्डिंग होती है। दिख रहे हैं जहाँ पे लोग झोपड़ी में आजकल हल्के बहुत देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर 2 स्टोरी बिल्डिंग्स। इतना बढ़िया आर्किटेक्चर था हमारा, इतना बढ़िया हमारे पास अपना आर्किटेक्चर था डोमेस्टिक, कि हम 2 स्टोरी बिल्डिंग्स में भी रहते थे। स्टेयर केस मिले, नोट करने वाली बात है। वेल्स, कुएँ मिले हैं घर में, ठीक है। मोहनजोदारो में 700 वेल्स मिले हैं। आपको फैक्ट, एक बार आप ना ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप वो पढ़ सकते। एक बार आप बुक पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। एक बार आप बुक को ज़रा से एक बार व्यू ज़रूर दीजिएगा बुक को। इसके बाद हालांकि नोट्स काफ़ी इनफ है एग्ज़ाम के लिए, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, जो लास्ट टॉपिक है हमारा आर्किटेक्चर का अर्बन सेंटर के बारे में, वो यहाँ पे सिटाडेल का दिया। सिटाडेल्स एविडेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज बाय पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, जिसमें एक एग्जांपल है वेयर हाउस का। वेयर हाउस मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एक बहुत ही बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर होता था, जिसका जो नीचे का पोर्शन था वो ब्रिक्स का होता था और अपर पोर्शन था वो वुड का होता था। जब हमें मिला तो उसका लोअर पोर्शन ऐसे बाकी था, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन था वो ख़राब हो गया था, वो डिके हो गया था, ठीक है। अगला जो हमें एक स्ट्रक्चर मिला है जो है वो है ग्रेट बाथ। जैसे आजकल स्विमिंग पूल्स होते हैं वैसे उस टाइम पे ग्रेट बाथ होता। हालांकि ये माना गया है कि एक रिचुअल पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। काफ़ी अलग अलग, देखिए जो भी चीज़ें हमें मिली है ना मोहनजोदारो में, उसका 2 तरह से हम लोग ने एक तरह से समझा है कि वो क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है और किस सिचुएशन में मिला है इस चीज़। ग्रेट बाथ क्या होता था, वो एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, मतलब एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक था। फ्लिट ऑफ स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ, मतलब कि नॉर्थ और साउथ पे वहाँ पे स्टेप्स थे जो अंदर जाने के लिए हमें रास्ता देते थे। यहाँ पे सीढ़ियाँ थी जो हमें अंदर जाने के लिए रास्ता दिया करती थी। और रूम्स ऑन 3 साइड्स, लगभग 8 रूम थे। 3 साइड्स, 3 साइड्स में 8 रूम थे। वो उन रूम्स में जाके या तो आप सेपरेट बाथ ले सकते हैं या फिर अपने कपड़े चेंज करते हैं। बेसिकली इसको रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता था।
अच्छा, ये बात भी सोचने वाली है कि हमें ये कैसे पता लगा कि इसको रिचुअल बाथ्स के लिए यूज़ किया जाता था। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो यूनिकनेस थी किसी स्ट्रक्चर की और उसका कॉन्टेक्स्ट जो होता था, उसको देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट कंसिडर करते थे कि वो किस लिए यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ था। तो इसका रिचुअल चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। इसका कॉन्टेक्स्ट की यूनिकनेस देखते हुए ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने माना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचने की कोशिश की कि क्या वहाँ पे भी सोशल डिफरेंसेस थे जो एक पर्टिकुलर कल्चर में रहते हैं। उसके लिए जो स्ट्रेटजीज़, दो तरह के स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली, स्टडी बरियल्स एंड स्टडी आर्टिफैक्ट्स। दो तरह की स्ट्रेटजीज़ ये अपनाई जाती है ताकि हम बरियल्स को स्टडी करें और आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करें। आइए समझते हैं ये दो स्ट्रेटजीज़ क्या कहती थी, क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, किस तरह उन्होंने हमें समझाया। जो हड़प्पा में थे वो डेड्स वर लेड इन पिट्स। इसमें डिफरेंसेस भी हो सकते थे कि कभी कभी जो पिट था जिसमें दफनाया जाता था वो हॉलोड शेप का हो जाता था। इस पे कभी ब्रिक्स से लाइन किया जाता था, कभी कभी ब्रिक्स से बन जाता था ये चीज़। ठीक है, समझ रहे बात को आप। कभी कभी इस पे पक्के ब्रिक्स से, कभी ऐसे ही छोड़ जाता जाता था। तो इस तरह का हॉलोड शेप पे दफनाया जाता था जो भी बरीड लोग थे। और सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स। कुछ में पोट्री मिली है, कुछ में ऑर्नामेंट्स, इस तरह की चीज़ें। इससे पता लगता है ना कि जो हड़प्पन्स थे वो आफ्टर लाइफ में, मतलब लोग इसको बाद में यूज़ करेंगे, इस तरह चीज़ों में बिलीव भी करते थे। जैसे इजिप्ट में होता था, ममीज़ में दफनाए जाते थे। ठीक है। ज्वेलरीज हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड मैन। ज्वेलरी दोनों में मिला है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ज्वेलरीज मेंस भी पहनते हैं होंगे, कुछ वुमेंस। तो ज्वेलरीज भी मिली हैं बरियल्स में। सोचने वाली बात है, लोग उस टाइम पे अमीर भी हुआ करते थे इतना कि ज्वेलरीज दफनाई जाती थी। कॉपर मिरर एक चीज़ है जो मिली है बरियल्स में, वो कॉपर मिरर देखने को मिला है। कॉपर मिरर भी दफनाया गया एक सर के पास, किसी के एक डेड के सर के पास मिला है। सेकंड क्या है, स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। दे आर क्लासिफाइड एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। इनको दो चीज़ों में क्लासीफाई करा है, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। यूटिलिटेरियन जो होते थे ऑब्जेक्ट जो डेली यूज़ में लोकल मटेरियल से बनते थे, जैसे रबर, इन सब चीज़ों में इनको डेली यूज़, जो चीज़ें डेली यूज़ के लिए यूज़ होती थी उन सब चीज़ों से, ऑर्डिनरी लोकल मटेरियल से बनते थे, उनको यूटिलिटेरियन बोलते थे। और लग्जरी जैसे रेयर ऑब्जेक्ट्स जो राजा महाराजा, जो बड़े लोग अफोर्ड कर सकते थे, रेयरली मिलती थी यहाँ पे या फिर कहीं दूर के प्लेसेस में मिलती थी, उनको रेयर लग्जरियस। जैसे फेयंस पॉट करके एक चीज़ यहाँ दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा ये हिल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया होगा, हाँ यही तो दिया है, अ फैंसी पॉट। ये एक लग्जरियस ऑब्जेक्ट था। इस तरह की चीज़ें जो भी हमें रेयर मिली हैं उनको हम लग्जरियस मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आज के लिए बस इतना ही था। ऐसे ही बने रहिए, इसका पार्ट 3 भी ले जाएंगे और साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर मिलते रहे अपडेट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा अपडेट्स मिलते रहें। इस चैप्टर के नोट्स मैं डाल दूँगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट आप मिस ना कर पाएँ इस चैप्टर का। हम ना सिर्फ हिस्ट्री बल्कि ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी साथ में लेके चलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।